नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग फलन, जिसे उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला चीज हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन का अर्थ। दूसरा है आपका कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। फिर हम लोग उपभोग फलन की मैथमेटिकल और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के प्रकार की। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग फलन है, ये दो प्रकार का होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको शॉर्ट में एपीसी और हिंदी में बोलते हैं उपभोग की औसत प्रवृत्ति। दूसरा आपका क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको शॉर्ट में हम लोग एमपीसी बोलते हैं और इसे हम लोग हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम इन्हीं बातों की एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपभोग फलन का अर्थ क्या होता है। तो उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति उपभोग और उपभोग को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक होते हैं उनके बीच संबंध देखता है। अब जैसे ये उपभोग है आपका, तो इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। एक तो आपका हो गया इनकम, आय हो गया। दूसरा हैबिट हो गया। तीसरा आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। चौथा आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य की प्रत्याशा क्या है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं, जो उपभोग को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए केवल यह मान लेते हैं कि बाकी बातें स्थिर हैं। उपभोग को जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है वो इनकम है। इस प्रकार उपभोग फलन हमें उपभोग या कंजम्पशन और इनकम के बीच संबंध को दिखाता है। तो कंजम्पशन को हम सी से, इनकम को वाई से दिखाते हैं। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये क्या बता रहा है कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पे ये जो कंजम्पशन है ये इनकम पर निर्भर करता है या डिपेंड कर रहा है। कंजम्पशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यह हमारा फंक्शनल रिलेशन या फलनात्मक संबंध को बता रहा है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की। तो कीन्स ने 3 प्रकार के उपभोग संबंधी नियम बताए हैं। पहली बात में वो कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो उसके कुल उपभोग में भी वृद्धि होगी, किंतु जो उपभोग में वृद्धि होगी वह आय में वृद्धि की तुलना में कम होगी। इस बात को एक बार और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं शुरू में किसी व्यक्ति की इनकम वाई है तो उसका उपभोग सी हो रहा है। अब इनकम में वृद्धि हो गई। इनकम में वृद्धि कितने की हो गई, डेल्टा वाई की। तो इस डेल्टा वाई की वृद्धि के कारण उपभोग में भी वृद्धि हो गई डेल्टा सी की। लेकिन ये जो उपभोग में वृद्धि है यह हमारे इनकम में वृद्धि की अपेक्षा कम है। यही हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कीन्स के दूसरे उपभोग से संबंधित मनोवैज्ञानिक नियम की, जिसमें कीन्स ये कहते हैं कि जब आय में वृद्धि होती है तो यह वृद्धि निश्चित रूप से या निश्चित अनुपात में उपभोग एवं बचत में वितरित हो जाती है। यानी जो डेल्टा वाई आप देख रहे हैं, ये जो डेल्टा वाई आय में वृद्धि हुई है, यह दो भागों डेल्टा सी और डेल्टा सी और डेल्टा एस। डेल्टा सी मतलब उपभोग में परिवर्तन या उपभोग में वृद्धि, डेल्टा एस मतलब सेविंग में वृद्धि यानी बचत में वृद्धि। यानी जो ये आय में वृद्धि हुई है, ये दो भागों
उपभोग में वृद्धि और बचत में वृद्धि के रूप में निश्चित अनुपात में बट जाती है। तीसरी बात होती है कि जब आपका आय बढ़ेगा तो उपभोग और बचत दोनों बढ़ेंगे, यानी जब इनकम बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, साथ में बचत भी बढ़ेगी। तो ये 3 नियम कीन्स ने दिए हुए थे जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इसी नियम की सहायता से हम लोग उपभोग फलन की गणितीय और ग्राफिकल व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो कंजम्पशन है वह इनकम का फंक्शन है। कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। आप ऐसा लिखने के बाद लिखेंगे वेयर C इज इक्वल टू कंजम्पशन, F इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन या फलनात्मक संबंध, Y इज इक्वल टू इनकम। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये क्या बताता है, कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन को बताता है। जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है, दो चरों के बीच में संबंध होता है, तो यह जो संबंध होता है या तो धनात्मक होता है या तो ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक संबंध का मतलब ये होता है कि अगर एक वेरिएबल, जैसे हमारा y है एक वेरिएबल और दूसरा आपका वेरिएबल क्या है, c है, सॉरी y है और c है। अगर y में वृद्धि होती है और c में भी वृद्धि हो, या y में कमी हो c में कमी हो, तो ये जो परिवर्तन की दिशा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में y और c में, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर y बढ़ रहा है तो c भी बढ़ रहा है, y घट रहा है तो c भी घट रहा है। तो इस प्रकार के संबंध को हम धनात्मक संबंध कहते हैं। और वहीं अगर मान लेते हैं y बढ़े और c क्या हो, घट जाए, या फिर y घटे c बढ़ जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रकार के दोनों वेरिएबल हमारे नेगेटिव रिलेशन में होते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन कैसा है, क्या ये रिलेशन पॉजिटिव है या फिर ये रिलेशन आपका नेगेटिव है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपका उपभोग भी बढ़ेगा, यानी इनकम बढ़ने पे उपभोग में वृद्धि हो रही है। दोनों में गति किस दिशा में हो रही है, ऊपर की दिशा में हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ धनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और अगर आपका इनकम कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम लोग यह कह सकते हैं कि धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये बात हमने कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम से भी देख रखी है। तो ये जो हम इसको गणित में जब इस फंक्शन को हटाते हैं तो इसके बदले में एक कांस्टेंट रखते हैं प्लस by कर देते हैं। तो ये कुछ नहीं, ये एक सिंपल फॉर्म है कंजम्पशन फंक्शन का, जिसमें हमारा कंजम्पशन इनकम का एक लीनियर फंक्शन है, रेखीय फलन है। तो अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स के बारे में जानना होगा। c के बारे में हमें पता है, c हमारा कंजम्पशन है, y हमारा इनकम है, a और b हमारे कांस्टेंट है। अब ये a और b क्या बताते हैं इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने गणित में सरल रेखा का समीकरण या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, जिसमें आपका y बराबर mx प्लस c था, जहां y आपका क्या होता है, y और x वेरिएबल्स होते हैं, m आपकी प्रवणता या ढाल या स्लोप या ग्रेडियंट होता है, c आपका y अक्ष पे काटा गया अंतखंड या इंटरसेप्ट है। तो ठीक यही समीकरण हमारा ये भी है, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहाँ y की जगह पे, जैसे यहाँ y है तो यहाँ पे क्या है, c है। इस इक्वेशन में x है तो यहाँ पे हमारा y है। तो b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा स्लोप को बता रहा है, स्लोप या प्रवणता या ढाल को बता रहा है। और a जो है ये हमारे इंटरसेप्ट या अंतःखंड को बता रहा है। ये तो गणितीय रूप से हो गया, अंतःखंड को बता रहा है।
अब इसका इकोनॉमिक मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो इसी इक्वेशन की सहायता से हम लोग इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग एक्स और वाई प्लेन का सहारा लेंगे, यानी ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में धनात्मक संबंध होता है, जैसे डिमांड और सप्लाई के बीच, सॉरी प्राइस और सप्लाई के बीच में, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है आपकी सप्लाई भी बढ़ती है, दोनों के बीच में क्या हो गया, धनात्मक संबंध हो गया। और प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है, नेगेटिव संबंध होता है, इस प्रकार का। तो यहाँ पे जो इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन है वो पॉजिटिव है। तो हम इस एक्स एक्सिस पे इनकम या आय को दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन को दिखा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो इस डायग्राम की तरह होगा, यानी जैसे जैसे इधर P कर दीजिए, इधर यस कर दीजिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये जो रिलेशन हमारा कंजम्पशन और इनकम के बीच का है वो धनात्मक ढाल वाला होगा, उसका ढाल क्या होगा, धनात्मक होगा। ये जो B है ये क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये जो कर्व है ये जाएगा कहाँ से, धनात्मक तो हो गया, मैं ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये जाएगा कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होगी, एक्स एक्सिस से होगी, ऑरिजिन से होगी या वाई एक्सिस से होगी। तो इस बात का आंसर हमारा ये ए वाला देगा, इंटरसेप्ट देगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर इनकम जीरो है, इनकम जीरो यानी वाई जीरो है, तब हमारा उपभोग क्या हो रहा है। तो इनकम जीरो होने पर ये बात याद रखिएगा कि उपभोग जीरो नहीं होता। अगर आपकी आय शून्य है तो आपका उपभोग शून्य नहीं है, आप बिना कुछ खाए रह नहीं सकते हैं। तो ये जो होगा कंजम्पशन कुछ ना कुछ आप करेंगे, चाहे आप मांग के करें चाहे आप उधार लेके करें। तो देखते हैं इस इक्वेशन में हम, ये जो इक्वेशन है C = A + BY, इसको हमने पहला इक्वेशन का नाम रख दिया। अब इसमें हमने y की जगह पे क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो हमें क्या मिला, C = A + B × 0। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, पूरा जीरो में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाता है, C = A। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें चीज बतला रहा है कि इनकम शून्य होने पर हमारा कंजम्पशन शून्य नहीं है, आय शून्य होने पर हमारा उपभोग शून्य नहीं हो रहा है, उपभोग हमारा ए के बराबर हो रहा है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में स्वायत्त उपभोग कहते हैं। गणित की भाषा में हमने क्या कहा था, इसे अंतःखंड या इंटरसेप्ट कहा था, और इकोनॉमिक्स की भाषा में हमने इसे क्या कह दिया, स्वायत्त उपभोग या ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऐसा कंजम्पशन जो आय के शून्य होने पर भी होता है उसे हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कंजम्पशन कर्व होगा वह वाई एक्सिस से बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। ये आपका हो गया C = A + BY। इस इक्वेशन को आप बहुत ही ठंडे दिमाग से हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, चाहे आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे चाहे आप आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो ये आपको बार बार आएगा। तो ये गणित बहुत सिंपल गणित है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो ए हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये वाली जो दूरी है यही हमारी क्या है, ए, यानी जब हमारी वाई जीरो थी तो हमारा कंजम्पशन ओ ए था। ठीक है, बी को हम लोग एमपीसी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल आप जान जाइए इसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, और गणित की भाषा में इसे हम लोग स्लोप या ढाल कहते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं उपभोग फलन के प्रकार की, या प्रोपेंसिटी, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन। तो उपभोग फलन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। राइटिंग आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है हमारी। इसको हम लोग शॉर्ट में एपीसी कहते हैं। इस एपीसी की परिभाषा जानने से ज्यादा इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एपीसी इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी बाई वाई। तो इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं, उपभोग और आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, उपभोग एवं आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इट इज रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। फिर दूसरा आपका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे हम लोग हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये सीमांत शब्द आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बार सुने होंगे। तो यहाँ पर भी आप उस आधार पे एमपीसी की परिभाषा दे सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई की आय में वृद्धि होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इस एमपीसी का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, जहां डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन है और डेल्टा वाई आपका चेंज इन इनकम है। ठीक है, यानी डेल्टा सी उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन को बतला रहा है। अब ये जो एमपीसी की वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में होती है। ये क्यों होती है ये मैं भी बता रहा हूँ, नहीं आपको समझ में आएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि इसकी न्यूनतम वैल्यू 0 और अधिकतम वैल्यू 1 होती है। तो देखिए ये जैसा फार्मूला है एमपीसी बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ी और उसने क्या किया, इस बढ़ी हुई आय का उपभोग पर खर्च नहीं किया, पूरा का पूरा पैसा बचा लिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, केस 1 आपका क्या हुआ, जब आय बढ़ी और उपभोग में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई, उपभोग क्या हुआ, शून्य हुआ, पहले स्तर पर ही था, तो आपकी एमपीसी क्या हो जाएगी, एमपीसी बराबर आपकी हो जाएगी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 0 और डेल्टा वाई की जगह पे ऐसे रहने देंगे। जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आ जाता है। तो इस प्रकार हमें एमपीसी की न्यूनतम वैल्यू मिल गई। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में हम देखेंगे कि जब आय बढ़ी तो जितना आय हमारी बढ़ी, मान लेते हैं हमारी इनकम पहले 100 रुपए थी, अब 150 रुपए हो गई, तो ये जो 50 रुपए हमारी आय बढ़ी, इस बढ़ी हुई आय का हमने पूरा का पूरा उपभोग पर खर्च कर दिया। अब हमारा एमपीसी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हमने कर दिया, डेल्टा वाई की जगह पे क्या कर दिया, डेल्टा सी कर दिया, यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा सी। तो जब एक संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 1 आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एमपीसी की अधिकतम वैल्यू क्या हो गई, आपकी 1 हो गई और न्यूनतम वैल्यू 0 हो गई। इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जिसको आप देखते रहिएगा किताब से। अब इसका एक एग्जाम्पल है जिसे आप देखेंगे। ये इनकम हो गया, इनकम पहले 0 था, फिर 100, 200, 300, 400। सवाल आपसे पूछ सकता है, ये इनकम हो गया, इधर आपका कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन आपका 40, 120, 200, 280 और 360 है।
तो जब इनकम दिया हो, इनकम को हमने कैसे दिखाया था, वाई से, और कंजम्पशन दिया हो, कंजम्पशन मतलब उपभोग, जिसको हम सी से दिखा रहे हैं, ये दिया हो तो हम एपीसी और एमपीसी, एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एमपीसी का मतलब क्या हो गया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अंग्रेजी शब्द जानना बहुत जरूरी है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अंग्रेजी इसका जानेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो देखिए पहले वाले में जब इनकम जीरो है तो हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। जब हमारी इनकम बढ़ी, 0 से 100 पे गई, तब हम एपीसी निकालेंगे। तो एपीसी आपका क्या हो जाएगा, सी बाई वाई, सीधा सीधा है। सी आपका कितना है, 120, और वाई कितना है, 100। तो ये आपका 1.2 आ गया। इसी प्रकार से बाकी आप निकाल लेंगे, खुद से करिएगा। एमपीसी की बात करें तो एमपीसी क्या है, फॉर्मूला डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। जैसे आप 0 पे थे, इनकम आपकी 0 थी, फिर क्या हो गया 100, तो इनकम में परिवर्तन कितने का हुआ है, 0 से 100, यानी 100 में से 0 को घटा देंगे, तो डेल्टा वाई आपका कितना निकल गया, 100। वहीं अगर डेल्टा सी की बात की जाए तो पहले कंजम्पशन हमारा क्या था, 40 था, फिर हमारा कंजम्पशन क्या हो गया, 120। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 120 माइनस 40, 80 का है। तो यहाँ पे जो एमपीसी है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा सी की जगह पे हम लोग 80 रखेंगे, और डेल्टा वाई की जगह पे हम लोग 120 रखेंगे, सॉरी हाँ 100 रखेंगे, क्योंकि इनकम में परिवर्तन कितने का हुआ है, 100 का हुआ है। इसी प्रकार आप ये सब निकाल लेंगे। तो ये कंजम्पशन फंक्शन आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे ये आपसे जब आप राष्ट्रीय आय का निर्धारण करेंगे तो वहां पे कंजम्पशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।